बिहार में विस्फोटक हुआ कोरोना। नीतीश सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन। क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे दूसरे राज्यों से आने वाले लोग। एलजेपी का बिहार विधानसभा में खेल खत्म। चुरा के इकलौते एमएलए ने थामा जेडीयू का दामन। बोले नीतीश कुमार की नीतियों से प्रभावित होकर जेडीयू में आया हूं। झारखंड में अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद। पूरे राज्य में लागू किया गया नाइट कर्फ्यू। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर रोक। सोशल मीडिया पर दिखी सांसद निशिकांत दुबे और महासंघ गठबंधन के बीच की तल्खियां। सांसद का इरफान अंसारी पर कड़ा प्रहार। विधायक को चमचागिरी करने से परहेज करने की दी सलाह। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ ही बिहटा के आईआईटी के कई छात्र कोरोना पॉजिटिव हो गए। हालांकि बिहार सरकार ने स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया, फिर भी निजी स्कूल और कोचिंग वाले कोरोना के इस खतरनाक दौर के बाद भी स्कूल बंदी का विरोध कर रहे हैं। सरकार के द्वारा कोरोना को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के चलते स्कूल को भी बंद कर दिए गए हैं, जिसके विरोध में स्कूल एसोसिएशन और कोचिंग संचालक आ गए हैं। कि बिहार में लगातार कोरोना दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। नए नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नीतीश सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। कोरोना सेंटर में दूसरे राज्यों से आने वाले लोग रहेंगे। नीतीश सरकार ने इसी के चलते स्कूल को लेकर भी सख्त कदम उठाए हैं और स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है, जिसके विरोध में स्कूल एसोसिएशन और कोचिंग संचालक आ गए हैं। उनके विरोध में, सरकार के विरोध में स्कूल और कोचिंग संचालक अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूलों को खोला जाएगा। कोरोना के इस खतरनाक दौर के बाद भी स्कूल बंदी का विरोध किया जा रहा है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरीके से सरकार कोरोना को देखते हुए सख्त कदम उठा रही है, वहीं दूसरी ओर स्कूल संचालक और कोचिंग संचालक जो है वो सरकार के फैसले का विरोध करने तैयार है। कोरोना गाइडलाइन का पालन इस दौरान कितना करते हुए दिख रहा है स्कूल संचालक और कोचिंग संचालक की तरफ से? देखिए, सरकार की तरफ से जो आदेश है उस आदेश के मुताबिक 11 तारीख तक तमाम जो कोचिंग संस्थान है वो बंद रहेंगे, स्कूल बंद होंगे। तो ऐसे में जब क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बैठक ली है, उस बैठक के बाद से ही ये मुकम्मल हो गई थी कि 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। लेकिन इनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी, कोचिंग संचालकों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि आखिर जब राजनेताओं को या नेताओं को जब चुनाव कराने होते हैं, जब नेताजी को जब अपना मिलन समारोह कराना होता है, तब वो भीड़ भाड़ वाले इकट्ठे, मतलब तमाम वो चीजें नेताओं के लिए ठीक है। और जब जनता की बारी आए, बच्चों की बारी आए, छात्र की बारी आए, तो ये आंकड़े दिखाते हैं कोरोना के और अब निर्देश देते। तो इस बात को लेकर के नाराजगी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप मान लीजिए कि स्कूल को बंद करना चाहते हैं जहां पर, तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग शिक्षण संस्थान जो घंटों 1 घंटे के लिए खुलता है या 2 घंटे के लिए खुलता है, तो ऐसे में वो बच्चे के भविष्य पर उसका सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ स्कूल बंद है और दूसरी तरफ आप यदि कोचिंग बंद कर देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और तमाम वो चीजों को लेकर के आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके से प्रदर्शन हुए और उन्होंने कहा है कि वो ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। अभी प्रदर्शन का दौर थमा नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो फैसले कोरोना के आंकड़ों को देख करके लिए गए। जिस तरह से देखिए, अक्टूबर के महीने में पीक पर कोरोना था, ठीक उसी आंकड़ों को आज की डेट में देखना पड़ रहा है। 1 लाख से ज्यादा आंकड़े हो गए हैं पूरे देश भर में और ये बहुत बड़ी गंभीर विषय है। इस पर कोरोना के संक्रमण को तोड़ना होगा। कैसे तोड़ना होगा, ये सरकार के गाइडलाइन के साथ साथ आम लोगों को भी सोचना होगा, ताकि कोरोना के संक्रमण को तोड़ा जा सके। तभी जाकर कोरोना से जंग जीती जा सकती है।
जी जी गौतम जी, पिछले वक्त। एक साल लगभग हो चुका है जब से स्कूल बंद है, कोचिंग क्लासेस बंद है। इस दौरान आर्थिक स्थिति का सामना भी संचालकों को करना पड़ रहा है और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई हो रही है बच्चों की। तो क्या कुछ इस दौरान छात्रों का भी कहना है? देखिए, छात्रों से बातचीत हुई, छात्रों ने भी साफ तौर पे कहा कि आप सरकार अपने आदेश के हिसाब से काम करती है, तो सरकार को चाहिए कि सरकार जिस तरह से नेताओं के चुनावी सभाओं को या मिलन समारोह को या इन तमाम चीजों पर कोरोना का असर नहीं दिखता, लेकिन जब बच्चों के भविष्य की बात आ रही है तो इनको कोरोना और ये तमाम वो चीजें दिखती है। जहाँ पे सख्ती करनी चाहिए वहां पे ये नहीं करते हैं। इन छात्रों का और संचालकों का ये कहना है कि जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहाँ मंडी है, जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ लगती है, वहां आप चीजों को आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ा रहे हैं, हम मास्क लगा के पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा हम सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की, मतलब हम चारों तरफ से सिस्टम को ठीक करके पढ़ा रहे हैं। और 1 घंटे की बात है, 1 घंटा अगर कोई छात्र पढ़ना चाहता है, उससे एक स्कूल कॉलेज की भरपाई हो जाती है। तो कहीं न कहीं अब ये लगने लगा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ संचालक प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पिछले 1 सालों से इनका जो दुकान है, इनकी जो वो बिल्कुल बंद होने के कगार पे है। क्योंकि अगर कोचिंग या संस्थान इस तरीके के नहीं खुलेंगे या तो वो ना तो अपने किराया दे पा रहे हैं, ना स्कूल के जो टीचर हैं उनको पेमेंट कर पा रहे हैं, ना तो छात्र संचालक को पैसे दे रहे हैं, तो ये तमाम वो चीजें ठप पड़ी हुई है। इसको पटरी पर लाने के लिए, इसको पटरी पर व्यवस्थित करने के लिए अभी बहुत समय लगेगा। और ऐसे में एक बार फिर से कोरोना का जो ग्राफ बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं अब कोचिंग संचालकों पर, छात्रों पर, शिक्षा जगत पर ये बहुत इसका असर पड़ रहा है। जी गौतम जी, एक तरीके से ये माना जा सकता है कि सरकार जिस तरीके के फैसले ले रही है उसमें सिर्फ जनता को ही फायदा है, जनता को ही नुकसान होगा, और जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च मंत्री हैं, उनको इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी असर उनकी तरफ नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और जो दलील या जो बयान कहने संचालकों ने दिए हैं या कोचिंग संचालकों के साथ साथ जो छात्र उस प्रदर्शन में शामिल थे, जो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप देखिए कि क्या वो नेताओं के लिए कोरोना है? नहीं है। अधिकारियों के लिए कोरोना है? बिल्कुल नहीं है। तो ये तमाम चीजें खुद बता रहे हैं लोगों को कि जब सारी चीजें आप अपने हिसाब से कर रहे हैं तो फिर कम से कम कोचिंग और शिक्षण संस्थान को चलने दीजिए, क्योंकि ये 24 घंटे नहीं चलते। यहाँ पर 24 घंटे भीड़ नहीं होती। यहाँ पर अलग अलग विषयों के छात्र अलग अलग समय पढ़ाते हैं, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं होती है। मतलब ये सब यहाँ कहीं भी इस तरीके की गैदरिंग नहीं है जहाँ से आप ये कह सकते हैं कि आप कोरोना का ग्राफ यहाँ से बढ़ रहा है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा विभाग को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक इनको 11 अप्रैल तक तो बिल्कुल ही बंद रखना होगा। और इसके अलावा सरकार ने अभी जो फैसला लिया है, इस फैसले के बाद 11 अप्रैल के बाद आगे क्या होगा ये भी बहुत देखना होगा, क्योंकि 11 अप्रैल के बाद सरकार आगे इसको एक्सटेंड करती है या किस रूप में लेती है। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार ये बातें जरूर कही है कि अभी बिहार में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। हाँ, कुछ परहेज, कुछ जागरूकता चलाने की ज्यादा जरूरत है ताकि आम लोगों तक। जी गौतम जी, बिल्कुल जागरूकता चलाने की जरूरत है, सभी को जागरूक रहने की जरूरत है। और एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि कोचिंग संचालक जो है और स्कूल संचालक है वो सरकार के खिलाफ जाने को भी अब तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 8 योजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिसमें समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत प्रत्येक जिले में 100 पदों का आश्रय स्थल बनाया जाएगा। तो वहीं अनुमंडल मुख्यालय में 50 जिलों का आश्रय स्थल निर्माण किया जाएगा।
तो आपको बता दें कि 8 योजनाओं को स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था। रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल के करगर में आगामी 8 अप्रैल को बिहार में पहली बार किसान नेता राकेश टिकैत किसान महापंचायत में शामिल होंगे, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो वहीं इस दौरान राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सिंह यादव ने कहा कि किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे सरकार एमएसपी पर भी उनके अनाज को नहीं खरीद पा रही और इसको लेकर किसानों के सामने घोर संकट आ गया है। तैयारी तो अच्छी चल रही है। हाँ, मैं बहुत लोगों में उत्साह है और चाह है, उनके प्रति समर्पण है और वो आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हो गए हैं आंदोलन के। तो हमको लगता है कि बिहार इस आंदोलन में राकेश जी के आने से अग्रणी भूमिका अदा करेगा। तैयारी पूर्ण हो चुकी है और तमाम इस इलाके के ही नहीं, बिहार के प्रत्येक जिले से किसान आ रहे हैं और बहुत सा किसान आ चुके हैं और एक दो दिन के अंदर काफी संख्या में यहाँ लोग आ जाएंगे। और इस इलाके में, इस जिले के किसानों में काफी उत्सुकता है कि इस बिहार के रोहतास जिला के करगहर में राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, इसलिए लोगों में काफी उत्सुकता है और काफी संख्या में यहाँ किसान आएंगे। आपको बता दें किसान महापंचायत में शामिल होंगे। राकेश टिकैत के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। इस दौरान किसानों में भी काफी खुशी देखने को मिल रही है। रोहतास से पूरा मामला देखा जा रहा है। राकेश टिकैत को आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसान महापंचायत करने के लिए राकेश टिकैत रोहतास पहुंचेंगे। बिहार में कोविड-19 की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिहार सरकार के निर्देश में दल सिंह सराय के महावीर चौक आदि जगहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें एसडीओ ज्ञानेंद्र कुमार और डीएसपी दिनेश कुमार पांडे के नेतृत्व में बिना मास्क वाले लोगों से जुर्माने की राशि वसूली गई। साथ ही सभी से मास्क लगाने की भी अपील की गई। बता दें कि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और दूसरा स्ट्रेन अपने पैर तेजी से पसार रहा है। नए नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं, संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी के चलते लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है और इसी के चलते रोड पर उतरकर, सड़क पर उतरकर लोगों की चालानी कार्रवाई भी की गई। समस्तीपुर नगर निगम की ओर से निःशुल्क टीकाकरण कैंप का आयोजन हुआ। जानकारी के अनुसार 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक शहर के नगर भवन में निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि कोरोना वायरस का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है और इसी के चलते समस्तीपुर नगर परिषद की ओर से निःशुल्क टीकाकरण शिविर का आयोजन हुआ। एक से लेकर 29 वार्ड की जो जनता है, उनके लिए यहाँ व्यवस्था किया गया टीकाकरण का और सारे पार्षदों को खबर कर दिया गया है। जनता, समस्तीपुर के जनता को यहाँ कोविड-19 का टीकाकरण का व्यवस्था, समुचित व्यवस्था की गई है ढंग से और आदमी लोग आए हैं और शहर के सारे लोग नंबर लग के और शांति प्रिय ढंग से यहाँ टीकाकरण करवा रहे हैं। नगर परिषद की ओर से आयोजन किया गया है टीकाकरण कैंप का समस्तीपुर में। इस दौरान लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और टीकाकरण करवा रही हैं। झारखंड सरकार का कृषि विभाग लगातार अपने कामों को लेकर सचेत है। विभाग की ओर से समय समय पर किसानों से जुड़े हुए मुद्दे का समाधान किए जा रहे हैं। अपने प्रयासों की इसी कड़ी में विभाग की ओर से वार्षिक कैलेंडर लाने पर फैसला किया जा रहा है। इस वार्षिक कैलेंडर में कृषि कार्यों की तारीख निर्धारित की जाएगी और हर साल 25 मई को बीज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बीज दिवस के तहत सभी प्रखंडों में किसानों के बीच बीज का मुफ्त वितरण होगा। साथ ही विभाग की ओर से आने वाले 4 सालों में 24 लाख बिरसा किसान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य के सभी प्रखंडों में उसी दिन बीज का वितरण कर दिया जाएगा। आपको लगेगा कि कोई गाइड मैप के अनुसार कृषि विभाग चल रहा है। कृषि नीति, कृषि निर्यात नीति सब राउंड द कॉर्नर है। 8 तारीख को हमने मीटिंग रखा है। बजट आने के बाद ये बताता है कि विभागीय तैयारियां क्या चल रही है। हम अनुभव से भी सीखते हैं। जो कमी
रह जाती है, उससे भी आगे बढ़ने को सीखते हैं। हालांकि कोरोना काल में पिछले साल हम उतने मुस्तैदी से काम नहीं कर सके। गाइडलाइंस था जिसने मानवता को बचाना प्राथमिकता कर दिया था, मीटिंगें नहीं हुई। लेकिन इस बार फिर से कोरोना ने दस्तक दिया है, लेकिन हम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चीज़ों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बिरसा गांव आपको दिखेगा, लिंकेज दिखेगा, चैम्बर ऑफ फार्मर्स दिखेगा। 4 सालों में 24 लाख बिरसा किसान दिखेगा। 8,000 करोड़ की अभी हमारी सब्जियों की मार्केट है, उसे 20,000 करोड़ की मार्केट तक ले। जामताड़ा के विधायक और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी को खुद के इलाके में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। घटना जिले के नारायणपुर थाना के चिरुड़ी की है, जहां स्थानीय परिवारों से 6 एकड़ जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। बस इतना ही नहीं, पीड़ित परिवारों के पीएम आवास के तहत निर्माणाधीन मकानों पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया और इस प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ितों की ओर से जमकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही पीड़ितों की ओर से स्थानीय विधायक इरफान अंसारी पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। आज जब जामताड़ा का विधायक ½ किलोमीटर दूर बैठ करके इन लोगों को बुला रहे थे, जब ये लोग नहीं गए तो विधायक जी आकर के इन लोगों के पास आए। तब इन लोगों ने विधायक जी को कहा कि रमजान मियाँ को आप समर्थन कर रहे हैं और आप उसको समर्थन मत दीजिए, आप उसके पीछे खड़ा मत रहिए, जिससे जो है विधायक जी जो है अपमानित इन लोगों के द्वारा अपने आप को महसूस किए और आज भाजपा पर दोषारोपण करके चले गए। मैं विधायक जी को कहना चाहता हूं कि विधायक जी, जब 30 तारीख से इन लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं और आज 8 दिन हो गया, आप कहाँ थे उतना दिन से? धरना प्रदर्शन करवाकर जामताड़ा का माहौल खराब कर रहा है। इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कौन पदाधिकारी इसको सह दे रहा है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी से कहना चाहता हूं, क्या आपने आदिवासी मधुपुर उपचुनाव को लेकर दल लगातार रूप से अपनी दावेदारी साबित करने में जुटी हुई है। चुनावी घोषणा की इसी कड़ी में सरकार में सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल ने रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह और युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान मधुपुर उपचुनाव को लेकर महागठबंधन प्रत्याशी हाफिजुल अंसारी को पूर्ण रूप से समर्थन करने की जानकारी दी गई। दल का हमारे देवघर जिला में जो कमेटी है उसको भी हमने पहले भी हिदायत दे दी है और उनको टास्क दे दिया गया है कि मधुपुर चुनाव को हर हाल में बड़े अंतराल के वोट में से वहां चुनाव जीतना है और हम लोग इसी क्रम में वहां काम कर रहे हैं। हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के सारे कार्यकर्ता वहां जो जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक, पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक सब काम कर रहे हैं। वहां हमने जब मंत्री अफजुल हसन का नामांकन कार्यक्रम हो रहा था, उस दिन भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मैं और युवा अध्यक्ष रंजन कुमार जी, कमलेश जी, डॉक्टर मनोज जी, इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। शुभम, हाफिजुल अंसारी को पूर्ण रूप से समर्थन करने की जानकारी इस दौरान दी गई है। महागठबंधन प्रत्याशी हाफिजुल अंसारी है और बीजेपी की तरफ से गंगा नारायण को उतारा गया है मैदान में। तो इन दोनों की अगर टक्कर की बात की जाए, कितनी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है उपचुनाव में? बिल्कुल आस्था, देखिए, क्योंकि जिस तरीका से मधुपुर का उपचुनाव जो होने वाला है और जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रहे हैं तो कह सकते हैं तमाम राजनीतिक पार्टी अपने होड़ में लगी है और जीतने का कयास लगातार हर पार्टी अपने तरफ से दावे कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस तरीका से
आजसू के समर्थन के बाद गंगा नारायण भाजपा में शामिल हुए और भाजपा के तरफ से गंगा नारायण सिंह वहां से खड़े हैं और एक तरफ झारखंड के मंत्री हफीजुल अंसारी खड़े हैं। तो कह सकते हैं जिस तरीका से राजद के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें साफ तौर पे ये दावा कर दिया गया है कि इस बार का जो मधुपुर में उपचुनाव होगा उसमें विजय होंगे हफीजुल अंसारी। दावे तो लगातार किए जा रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, लेकिन अब यह देखना यह होगा कि झारखंड की जनता, मधुपुर की जनता किसे अपना मत देकर विजय बनाती है। लगातार स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है और जिस तरीका से राजद की बात करें आस्था, तो राजद के जो श्रम नियोजन मंत्री हैं राजद कोटे से सत्यानंद भोक्ता, वो गठबंधन के सरकार के स्टार प्रचारक के रूप में मधुपुर जाएंगे और वहां पर चुनाव प्रसार करेंगे हफीजुल अंसारी के लिए। तो ये कांटे की टक्कर जरूर है, एक तरफ गंगा नारायण सिंह है और एक तरफ हफीजुल अंसारी है। अब यह देखना होगा कि मधुपुर की जनता किसे अपना मत देकर विजय बनाती है और उस दिन का इंतजार बेसब्री से लोगों को है, राज्य की जनता को है कि इस बार मधुपुर में उपचुनाव में क्या गठबंधन की सरकार एक बार फिर से विजय होते हुए नजर आती है, क्योंकि 2 उपचुनाव हो चुके हैं झारखंड में, दोनों ही उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को करारा शिकस्त मिला है। जी शुभम, गंगा नारायण काफी प्रबल उम्मीदवार हफीजुल अंसारी के लिए माने जा सकते हैं। बीजेपी कहीं भी किसी भी कीमत पर कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है इस उपचुनाव को जीतने के लिए। जैसा आपने बताया कि पिछले 2 उपचुनाव हुए थे जिसमें हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा। इन्हीं वजहों से जी आस्था, भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर प्लानिंग करके रखा और प्रॉपर इस प्लानिंग का नतीजा यह है कि वो लगातार चुनाव प्रसार जा रहा है। खुद भाजपा के विधायक दल के नेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, झारखंड के मौजूदा राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, ऐसे तमाम दिग्गज नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो लगातार मधुपुर का दौरा कर रहे हैं और मधुपुर की जनता के बीच जा रहे हैं और हेमंत सरकार के जो वादे किए गए थे और वो वादे धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं और कह सकते हैं हेमंत सरकार की विफलताओं को गिनवाने का लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने आजसू के साथ हाथ मिलाया और आजसू के प्रत्याशी को अपने प्रत्याशी के रूप में शामिल करके गंगा नारायण सिंह को वहां पर कह सकते हैं एक कैंडिडेट के रूप में उतार दिया है। तो एक कड़ाके की टक्कर जरूर है। अब यह देखना होगा कि आखिर कौन वहां से विजय होकर निकलता है। आखिर की चुनाव का दिन निर्धारित है, जब मतदान की घोषणा हो जाएगी उस दिन पता चल पाएगा कि आखिर मधुपुर में झंडा किसकी गाड़ी गई है, चाहे वो गठबंधन की सरकार की बात कर ले, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर ले। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, जिस तरीका से भाजपा के विधायक दल के नेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पे वहां पर दावे ठोक कर कह दिया है कि अगर गंगा नारायण सिंह विजय होते हैं तो आने वाले समय में बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे। तो कह सकते हैं एक बड़ा दावा है और एक बड़ा दावा के रूप में अब राज्य की जनता पर निर्भर करता है कि राज्य की जनता किसे अपना मत देकर विजय बनाती है। जी शुभम, जिस तरीके से पहले 2 उपचुनाव हो चुके हैं और अब मधुपुर उपचुनाव है, जितना ज्यादा इस मधुपुर उपचुनाव में सभी पार्टियां मंथन कर रही हैं, इसमें जितने प्रबल उम्मीदवार उतार गए हैं, ऐसा पहले जो 2 उपचुनाव हुए हैं उसमें इतना नहीं देखा गया। बिल्कुल, देखिए जब भी कोई उपचुनाव आता है, चाहे कोई चुनाव आता है, तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी जीत के दावे तो जरूर करती है। आपको याद होगा आस्था, जब बेरमो और दुमका में चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी ने वीआईपी न्यूज से जब बात की थी तो उस समय भी दावे किए गए थे कि हम जीत कर आएंगे। गठबंधन की सरकार एक तरफ थी कि हम जीत कर आएंगे। दावे तो लगातार किए जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ अब राज्य की जनता पर निर्भर करता है कि राज्य की जनता किसे अपना मत देकर आगे आती है लेके। लेकिन सब बहरहाल इस बात को देखना पड़ेगा कि जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी ने मधुपुर सीट के लिए जो दावे किए हैं, क्या वो धरातल पर नजर आएंगे? क्या वो जनता के बीच जब गए थे तमाम वादों को लेकर कि अगर हमारी सरकार जीतती है, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो हम आपके लिए ये करेंगे, ऐसे तमाम सवाल है। और एक तरफ गठबंधन की सरकार, खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरीका से अस्वस्थ है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मधुपुर में अपने चुनावी अभिभाषण में साफ तौर पे कहा है, हमारे लिए चुनाव तो आम बात हो गई और हमें जीतने की आदत हो गई है। तो कह सकते हैं एक ओवर कॉन्फिडेंस का दौर जरूर बरकरार है मधुपुर चुनाव को लेकर, लेकिन अब बस इंतजार की घड़ी और इंतजार कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और उसके बाद परिणाम आ जाएगा आखिर किसकी विजय हुई है मधुपुर में, भारतीय जनता पार्टी की हुई है या गठबंधन की सरकार की हुई है। दोनों ही पार्टियां अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से अस्वस्थ है और कह सकते हैं एक ओवर कॉन्फिडेंस का जो दौर है वो बरकरार दिख रहा है मधुपुर उपचुनाव को लेकर। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में है और बीजेपी मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी वादे किए गए थे, जो भी दावे किए गए थे, जो धरातल पर नहीं दिखे, उन्हीं को मुद्दा बनाकर मधुपुर उपचुनाव लड़ रही है और उन्हीं के बल पर बीजेपी दावे कर रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हुए थे रांची से इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।